दाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् विरजते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। अभी हम टूवर्ड्स समापन की ओर अभी हम जा रहे हैं, लेकिन कल के इसमें एक मुझे बाद में लगा कि आपको एक बात क्लियर कर दूं। कल हम जब बात कर रहे थे ज्ञानावरण की शयोक्षम के संदर्भ में, तो देखो, जिस प्रकृति प्रकृति और स्पर्धक दो अलग चीजें होती है। मैंने कहा था देशघाती और सर्वघाती प्रकृति, तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति होती है, तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है तो उसमें सिर्फ सर्वघाती ही स्पर्धक पाए जाते हैं, उसमें शयोक्षम होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे घात ही होता है। हाँ, शयोक्षम कहाँ पे होगा? देशघाती प्रकृति में दो टाइप के स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, और इनमें शयोक्षम पाया जाता है। तो हमने मति ज्ञानावरण में ये लगाया था कि मति ज्ञानावरण में दो टाइप के स्पर्धक है, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो देशघाती का है, इसीलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, और जो सर्वघाती है उसको मैंने ज्ञान जो हो रहा है और जो नहीं है उसको मैंने क्या किया है, जो आवरण नहीं कर दे इस ज्ञान पे, इसीलिए मैंने जो सर्वघाती है उसका उदय न किया है, दैट इज क्षय, उदयाभावी क्षय। माने अभी जो सर्वघाती स्पर्धक मेरे उदयावली के निषेकों में पड़े हुए हैं उनको मैं देशघाती रूप, देशघाती स्पर्धक रूप कन्वर्ट करके उनको उदय में ला रही हूँ, इसीलिए उसको उदयाभावी क्षय कहा। और जो सर्वघाती स्पर्धक है वो मेरे पूरे ज्ञान को आवरणित नहीं कर दी करे, इसीलिए भविष्यकालीन जो भी स्पर्धक है उनको मैंने दबा के रखा है। दैट इज भविष्य काल में ऐसा कोई उदय नहीं आ जाए ताकि मेरा ज्ञान जीरो हो जाए, तो मैंने उनको दबाया। ये शयोक्षम की दशा छद्मस्त सभी जीवों में पाई जाती है, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, फिर वो निगोदिया क्यों हो, या फिर वो पृथ्वी का एक जल का एक जीव क्यों न हो, या फिर वनस्पति का एक कोई पेड़ आदि नहीं, सभी में ये शयोक्षम की दशा पाई जाती है, क्योंकि उनका मेन कैटेगरी जीव है। ओके, तो कल मुझे ऐसा लगा था केवल ज्ञानावरण जब बोला तो केवल ज्ञानावरण प्रकृति है सर्वघाती, तो वहां पे तो सर्वघाती करने वाली है, उनमें सर्वघाती स्पर्धक ही है, उसमें शयोक्षम घटेगा ही नहीं, क्योंकि देशघाती का उदय ही नहीं हो सकता है। जब जहां पे दो चीजें अवेलेबल है और एक का उदय है जो कि देशघाती रूप है, तभी वहां पे शयोक्षम वाली दशा घटेगी। क्लियर है? जी दीदी जी। बहुत। अभी हम जो अभी जो कर्म थे उनकी 10 अवस्था हमने कल पूरी कर दी थी। अभी आज हम वर्गणा और स्पर्धक की ओर जा रहे हैं। देखो, अगर आपको निषेक सबको पता चला, निषेक क्या है? एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उनके समूह को निषेक कहा जाता है। तो स्पर्धक क्या है? अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ओके, जैसे देखो, एक ही चीज है, हमने दो बंध देखे थे, एक स्थिति और एक अनुभाग। जब भी स्थिति की बात करते हैं तो हमने एक स्पर्धक वाली निषेक रचना भी देखी थी, जो सिर्फ लाइन 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 में ऐसे ट्रायंगल में खड़े हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तो
एक सेकंड ना, मैं इसको क्लोज करके आपको बताती हूँ। हाँ, प्रति समय जितने कर्म परमाणु घिरते हैं उन कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। तो ये जो निषेक है, 7 कर्मों की निषेक, वो कर्म स्थिति आबादा को लेके रहती है। देखो, ये दिख रहा है क्या? बाकी का हाईलाइट छोड़ दो, सिर्फ डायग्राम देखो। नीचे एक लाइन है, वो उदयावली है। फिर उसका आबादा, कर्म की जब भी आबादा रहती है तो वो आबादा रहेगी जब तक वो कर्म कभी नहीं घिरने वाले हैं। और उसके बाद में ऐसे ट्रायंगल में कर्मों की स्थिति बनती रहती है। लेफ्ट में पूरा लिखा है कर्म स्थिति कितनी बड़ी है। जब भी हम कर्म बांधते हैं तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है की अपेक्षा। हम्म इसी, जब भी स्थिति कहते हैं तब निषेकों की बात आती है। और स्पर्धकों की बात कब आती है? जहां पे अनुभाग शक्ति की बात आती है। अनुभाग शक्ति माने लता दारू अस्तिश है। ओके, अगर यही पे है तो मैं आपको नहीं, मैंने एक बार आपको बताया था, याद है क्या? अनुभाग लता दारू अस्थि शेल का ट्रायंगल कैसे आड़ा रहता है। एक मिनट, स्थिति का सभी को क्लियर है? जी दीदी। हाँ, तो वैसे ही अनुभाग की जब हम बात करते हैं, ये अनुभाग है। तो अनुभाग में ऐसा ही ट्रायंगल, जो हमारा स्थिति का ट्रायंगल अलग रहता है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, और अनुभाग का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। अनुभाग में क्या मापा जाता है? तो अनुभाग में स्पर्धक, स्पर्धक माने क्या होता है? शक्ति के अंश कितने हैं। माने क्या? वो गुड़ के जाति का है, खांड वाला है, शर्करा वाला है, या अमृत वाला है। वैसे ही नीम कांजी विष हलाहल या लता दारू अस्थि शैल, अकॉर्डिंग टू आपकी कौन सी प्रकृति है, उससे अपना आपका अनुभाग डिसाइड होगा। ओके, हाँ, तो ये सब पता चला। उनके अनुभव शक्ति से। हाँ, अनुभाग शक्ति। अभी हम अपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ही जाएंगे, तो वहां पे जो डेफिनेशन दी है, अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कार्मण वर्गणाओं के समूह को, जैसे मेरे बहुत सारे कर्म जो भी अभी उदय में आने वाले हैं, मैंने स्थिति बना के रखी थी, तो उनका क्या होगा? जिनकी जिनकी स्थिति पूरी है वो अभी निषेक की रचना प्राप्त करेंगे और वो उदय को आएंगे, माने उनकी लाइन बनेगी। ये सब इमेजिनरी आप क्रिएट करना दिमाग में। हाँ, वैसे ही स्पर्धक क्या है? जिनका जिनका अनुभाग, माने अनेक प्रकार का अनुभाग अलग अलग होता है ना, अलग अलग कर्मों का। तो उनसे युक्त जो अभी कारमान वर्गणा का समूह है उसे स्पर्धक कहा। ओके, जो कर्मों का अनुभाग अलग अलग है। हाँ, वो हाँ, अलग अलग अनुभाग एकत्रित होके मुझे स्पर्धक रचना बनती है, जिससे मुझे उस टाइप का सर्द, माने लता का होगा तो लता के सभी स्पर्धक उदय में आएंगे, ऐसा वाला। स्थिति में तो हम निषेक में पता चल जाता है ये इसका उदय देके चला है, लेकिन उदय जब आता है तो इंटेंसिटी भी होगी ना, तो वो इंटेंसिटी स्पर्धक से पता चल जाती है। और वो स्पर्धक अनुभाग शक्ति से युक्त होता है, और वो जिन जिन कारमान वर्गुणों का था, जो अभी निषेक में क्या थे, आड़े लाइन में थे, हाँ, उनका हर एक का अनुभाग अलग अलग होता होगा।
और उनकी जो शक्ति से युक्त है, तो मुझे एक कंबाइन इफेक्ट मिलेगा, दैट इज स्पर्ध। ओके, यानी अनुभाग शक्ति का मतलब फल देने वाली शक्ति से। हाँ देखो, पहले हम जी। उल्टा जाते हैं। हाँ देखो, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यहाँ पे अविभाग प्रतिच्छेद माने मीनिंग क्या होता है पता है क्या? देखो, हमने अगुरु लघु गुण देखा था, याद है? जी सामान्य गुण जी जी उससे क्या होता है? षट गुण हानि वृद्धि रहती है, माने शक्ति के अंश बढ़ते घटते हैं। माने सदा उनमें यही प्रोसेस चली रहती है, कभी कभी कम होगा, कभी कभी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत स्थूल एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर दो परमाणु लिए, एक Mg और एक O2, अगर हम रासायनिक क्रिया में जैसे बोलते हैं, और या H2 और O, ऐसा अगर लेते हैं, तो इनका जब भी एक बॉन्ड होगा, स्कंध तैयार होगा, तो उसमें कुछ न कुछ तो, जो H2 के दो थे, ऑक्सीजन का एक था, इसका संबंध हुआ, है ना? तो ये दो परमाणु का जब भी स्कंध होता है, तो उनमें जो अनुभाग शक्ति माने अविभाग प्रतिच्छेद है, उनकी पोटेंसी देखी जाती है। पोटेंसी माने क्या होता है? पोटेंसी माने, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि रोटी का आटा लगाओ, और किसी और को बोलती हूँ पूरी का आटा लगाओ, तो आप क्या करोगे? जो भी आटा मलने वाला है, तो उसको पता रहता है कि आटे में पानी, आटा और नमक अगर डालते हो तो कितना लगेगा, तो इसका एक प्रोपोर्शन आपको पता है। मैं अगर रोटी के आटे से पूरी करने जाऊंगी, तो होगी क्या वो पूरी? पूरी माने जो हम होगी, पूरी, इतनी अच्छी नहीं बनेगी। हाँ वो ऑयल को ज्यादा ये करेगी ना, पी लेगा हाँ ऑयल पिएगी, ज्यादा। हाँ गीली हो जाएगा तो हाँ। तो हम ऐसे लिए जो आटा गूंथते हैं, जो पूरी के लिए होता है, वो थोड़ा क्या होता है? सख्त होता है। जी और रोटी के लिए जो होता है, नरम होता है। तो हमें बाय डिफॉल्ट ये सब पता है व्यवहारिक जीवन में, कि किसका कैसा प्रोपोर्शन रहना है। और एक एग्जाम्पल, जो भी परसेंटेज, कितने परसेंटेज में क्या क्या होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं पेट दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो उन्होंने अगर मुझे कहा आंवला, हर और बेड़ा, इसका मिश्रण आप ले लो, या ये ले लो, तीन चीजें आप ले लो। अगर मैं अभी आंवला खा लूं, थोड़ी देर के बाद हर खा लूं, और उसके थोड़ी देर के बाद बेड़ा कूट करके खा लूं, तो मेरा पेट दर्द कम होने वाला है क्या? नहीं, साथ में खाना है। उन्हें जो साथ में बताया, इकट्ठा करके ही करना होगा। हाँ, तो इसका एक प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। त्रिफला उसे उसे कहते हैं। 1/2/4 प्रोपोर्शन से करूंगी, तो मेरा मल या जो भी मुझे कॉन्स्टिपेशन या जो भी तकलीफ हो रही है, वो चली जाएगी। अगर 1:1:1 कर दूंगी, सभी की एक मात्रा में करूंगी, तो सिर दर्द आदि जो भी ये रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये प्रपोर्शन जो है, इसी को क्या कहा? फलदान शक्ति, अविभागी प्रतिच्छेद, उसका रस कितना है, किसका कितना रस, कितनी मात्रा में पाया जाता है। अगर मैंने कहा आप मुझे एक अंगूठी दे दो प्योर गोल्ड की, उसमें मैं डायमंड बना बैठाने वाली हूँ, तो वो सराफ बोलेगा अरे बावली हो गई क्या? तो कभी भी नहीं, 18 कैरेट ही आपको सोना लेना पड़ेगा, तब भी वो इतने महंगे हीरे को होल्ड कर पाएगा। नहीं तो ऐसे ही आप घूमोगे, तब भी वो गिर जाएगा, क्योंकि प्योर गोल्ड आपको उतना सॉफ्ट होगा। नहीं है। तो ऑर्नामेंट आदि जितने भी बहुत कलाकारी की चीजें जो बनती है, उसमें मिक्सिंग ही करना पड़ता है, नहीं तो आप उतनी सफाई से कार्य ही नहीं कर पाते। ये ऑर्नामेंट में तो आपको पता है, सिल्वर आदि अशुद्धियां मिलाई जाती है, 18 कैरेट, 22 कैरेट,
तो शुद्ध सोना जब भी पहले के देखे जाते हैं, अगर आप आपके दादी परदादी को देखोगे तो उनकी बैंगल सिंगल एकदम ऐसे पकड़ोगे तो भी शेप बदल जाता था उनका इजीली, क्योंकि उनमें कुछ वेरिएशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिंपल था और पूरे गोल्ड की बनी रहती थी। प्योर लेकिन गोल्ड। हाँ, लेकिन अपने को अभी जो वेरिएशन चाहिए उसकी वजह से उसमें अशुद्धि मिलानी ही पड़ती है। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, तो ये प्रोपोर्शन जो है वो डिपेंड करता है हर एक चीज से। ओके, अभी जो अविभाग प्रतिच्छेद है उनका गड़बड़ होना, जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, Mg और O2। अगर इसका मैग्नीशियम और ऑक्साइड इसका अगर मैं मिश्रण करती हूँ तो MgO ही बनेगा, लेकिन 2Mg बना पड़ेगा, माने वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। लेकिन एक आउटपुट, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में कुछ तो एक स्पेसिफिक आउटपुट आता है, उसकी वैलेंसी अलग हो सकती है। जब स्कंद बन जाते हैं तो उसकी एक अलग मात्रा, उसकी एक डेफिनेटली मात्रा अलग हो जाती है कॉम्बिनेशन से। तो वैसे ही ये जो हमने पुद्गल देखा था, तो पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष गुण होता है, जिसके वजह से, जो स्पर्श गुण का है, जिसके वजह से ये बंध और गलन इनमें होता है। पूर्ण गलन, कर्मों में पूर्ण गलन क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण। क्यों, उनमें अगर दो का डिफरेंस रहता है मात्रा में, तभी वो स्कंद बनने योग्य हो जाते हैं। ओके, अगर मैं सीमेंट लेके दीवार पे डाल देती हूँ तो उसमें चिकनापन है तभी वो चिपकेगा। अगर वो गर्म है, ठंडा है, आदि उसकी रंग अलग है, इस मात्रा से वो चिपकने वाला कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ वो चिपकेगा। माने दो का संबंध होने के लिए स्निग्ध और रुक्षत्व ही गुण मायने रखता है। याद है हमने ये बताया था, द्विधिकादि गुणाः, तत्वार्थ सूत्र में एक गुण है, अगर एक ही परमाणु ही रहेगा तो उसकी जब वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिंगल रहेगा, तब वो बंध को प्राप्त नहीं होता है। उससे डिफरेंस में दो अगर आते हैं कहीं पे, तब उनकी क्या हो जाती है, बंधन को प्राप्त हो सकते हैं। और ये प्रति समय चलता रहता है। तो ये जो टेबल अभी मेरे सामने है, जिसमें अनंत परमाणु स्कंद रूप है, कितने ही झड़के अगले समय निकल रहे हैं, कितने अलग आ रहे हैं, बना तो ऐसा ही रहा है, लेकिन उनका कार्य ऐसा घटबट 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 चलता रहता है। ओके, तो हाँ दीदी। एक दो रहेगा, एक का चार रहेगा, तभी बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। उसमें से नेक्स्ट समय में अगर दो का एक हो गया और चार का पांच हो गया, तो ये दो सेपरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे वहां से, स्कंद रूप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बॉन्ड के लिए चार। दो का जरूरी होता है। ओके, तो ये हमने जब भी पढ़ा था, याद है क्या, तो ऐसे हर एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद, माने अविभागी अंश या भाग बोल लो या अनडिविजिबल पार्ट बोल लो, जिसका एक यूनिट होता है, वो जो मात्रा है वो हर एक की, हर परमाणु में पाई जाती है। अगर वो समान परमाणु में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक परमाणु की 5 है और बहुत सारे वातावरण में अनंत परमाणु है, और उसी परमाणु के एक गुण की, एक परमाणु है उसके अनंत गुण है, तो अनंत शक्तियां पाई जाती है ना। हम्म एक पुद्गल में अनंत शक्तियां पाई जाती है, और गुण का ही पर्याय होता है, पर्याय का ही अविभागी अंश होता है। तो हर एक गुण की, हर एक पर्याय का जो अंश है, अगर मान लो मैं 5 का ग्रुप बना रही हूं, तो मेरे अनंत गुण में कितने सारे गुण है जिसके अविभागी अंश 5 हो सकते हैं। तो इनको अगर मैं एक ग्रुप कर दूं, जिसके जिसके समान अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उनके समूह को, जो अनंत गुण है उनके जो समूह है,
उसे वर्ग कहा। ओके, देखो, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। अभी मैंने क्या किया, एक ही परमाणु है, उसमें अनंत गुण है, समान समान जिसकी वैलेंसी है, समान समान जिसकी मात्रा है, उसको मैंने एक ग्रुप में डाल दिया और इसी को वर्ग कहा। और ये जो वर्ग है वो परमाणु में ही होता है, इसीलिए कभी कभी वर्ग को ही परमाणु कहा जाता है, क्योंकि परमाणु का ही वर्ग होता है। अभी मैंने 5 का किया है, हाँ, तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट समय में वो जो 5 वाले, जितने 5 थे, ऐसा मान लो कि 5 वैलेंसी वाले 5 गुण के पर्याय थी, अभी क्या हो गई, 2 चली गई क्योंकि उनके अविभाज्य प्रतिच्छेद गड़बड़ हो गए, तो 5 नहीं रहे, मानो 7 हो गए, माने 10 हो गए, ये बढ़ गए, तो लेकिन 3 का तो है ना, तो ये भी वर्ग कहलाएगा। और ये कहा जाएंगे, ये 10 वाले वर्ग में जाएंगे, ये 8 वाले वर्ग में, जितना उनकी वैलेंसी है उसका भी कुछ ना कुछ तो एक वर्ग होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समान पाए ही जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास की डिवीजन बनाती हूँ और टीचर अगर डिवाइड करती है ग्रुप में, तो अगर पहले 10 दिन में अगर उनको ऐसा लगा ये बंदा क्या है, यहाँ पे फिट नहीं होता है, तो उसको निकाल के दूसरे क्लास में डाल दिया जाता है। तो वो जो क्लास बनी हुई है ना, ऐसा नहीं उसको बाहर ही स्कूल से कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके वर्ग पाए जाते हैं और उनके अविभाज्य प्रतिच्छेद घटते ही वो शिफ्ट शिफ्ट माने वहां पे सब काल्पनिक ही है, सिर्फ वो ग्रुपिंग अलग अलग बन जाता है। ओके, वो वही के वही है, लेकिन क्या हो जाता है, अलग ग्रुप के मेंबर कहे जाएंगे। ओके, तो ये अभी अभी जो हमने कहा वो वर्ग कहा। एक परमाणु में अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण के अनंत पर्याय होती है, तो जो प्रत्येक समय की पर्याय लोगे तो उसमें जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद की वैलेंसी एक सेम है, उनका ग्रुप करेंगे तो उसको वर्ग कहेंगे। अभी ऐसा एक में है, ऐसे अनंत परमाणु है, तो ये वर्ग 5 वाला एक परमाणु का, दूसरे परमाणु का 5 वाला, तीसरे परमाणु का 5 वाला, तो ये 5 5 5 ऐसे सारे वर्गों के समान वर्गों के समूह को क्या कहेंगे, वर्गणा कहेंगे। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ओके, जैसे होता है ना, जैसे मैं मुंबई वाली हूँ, मैं पूना वाली हूँ, नासिक वाली हूँ, लेकिन क्या हो गया, पापा की चेंज हो गई, तो वो बंदा क्या हो गया, नासिक में शिफ्ट हो गया, तो वो कहाँ गया, अभी वो नासिक की कैटेगरी में चला जाएगा। कोई लोग पूना में स्थलांतरित होके यहाँ पे रहने लगे, तो क्या कहे जाएंगे, अभी वो पूना कहे जाएंगे, है ना, पूना में रह रहे हैं, तो की गणना में आ जाएगा उनका नाम। वैसे ही इनके कर्मों के इसमें घट बढ़ म्यूट कर देती हूँ। हाँ, मैंने म्यूट किया है, आप जिसको बात करनी है तो अनम्यूट कर लेना। तो ये जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, जो वैलेंसी है, जो समान है एक परमाणु के, उसको तो वर्ग कहा, अनेक वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, और ऐसी वर्गणा जो कारमान वर्गणा, हम अभी कर्मों की बात कर रहे हैं, तो कारमान वर्गणा है, तो अनेक अनुभाग शक्ति से युक्त, जो अभी ये कारमान वर्गणा है, तो हमने उसको कारमान वर्गणा क्यों कहा, क्योंकि वो वर्गों का समूह है। कौन से वर्गों का समूह है, समान अविभागी प्रतिच्छेद जो वर्ग है उनका समूह का उनको वर्गणा कहा। और ऐसी जो कारमान वर्गणा है, उनमें जो अनुभाग शक्ति युक्त होती है, उनको स्पर्धक कहा है। ओके, प्रतिच्छेद क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, अविभाज्य प्रतिच्छेद। यहाँ पे ना आप शक्ति का अंश लेना, जो गुण है, जैसे
ये ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण के अविभागी प्रतिच्छेद माने उसका कितना अंश मुझे अभी वेदन में आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो मात्रा रहेगा ना। रस फलदान शक्ति, दैट इज अविभाग प्रतिच्छेद। कर्म की फलदान शक्ति इज अनुभाग, और अनुभाग को ही अभी यहाँ पे अविभाग प्रतिच्छेद में ले रहे हैं। मेरे कर्मों की अनुभाग शक्ति कैसी है, उस पे मेरा सब डिपेंड होने वाला है। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं ना, समान रुचि वाले एक साइड में आ जाओ, इंजीनियरिंग वाले एक साइड में, डॉक्टर वाले एक साइड में, तो ऐसे ही यहाँ पे लता वाले सभी एक साइड में आ जाओ, दारू वाले एक साइड में आ जाओ, ऐसा यहाँ लगाएंगे। ओके, जिसका स्कंद है उसका नेचर सिमिलर है, लता वाले है, तो वो क्या करेंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे। और ये बदलता रहता है, ये प्रति समय का अलग अलग रहता है, क्योंकि अगुरु लघु का गाम ही ऐसा है कि प्रति समय अभी लता वाला होगा तो वो परमाणु चेंज होके वहां पे दूसरी जगह पे जा सकता है, उसकी वैलेंसी घटती बढ़ती रह सकती है। ओके, तो समान ग्रुप में समान रुचि वाले रहते हैं, और ये अनुभाग शक्ति युक्त जो कारमान वर्गणा है, उनके समूह को स्पर्धक कहा, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहा। अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहा, वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहा। सबके समूह को लगा लेना। ओके, क्लियर है थोड़ा? जी दीदी। दीदी एक बार और बोले आप। एक मिनट, थोड़ा नोट कर लेंगे ना, ये आपने सबके समूह को बोला ना, तो ये थोड़ा सा हमको इजी लगेगा। समान अविभागी प्रतिच्छेदों के वर्ग को समूह को वर्ग कहा, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहा। हाँ, फिर वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहा। तो अभी यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखा रहे हैं, अभी ये तो अपनी स्थिति है, लेकिन ये जो ग्रुप में दिखाया है, तो एक्चुअली ये जो ग्रुप है वो क्या है, वो मैं अभी बता रही हूँ। इतने परमाणु, नीचे का जो सर्कल है उसमें 10 तक, 1 2 3 4 5 6 11 तक नंबर है। तो ये क्या है, जब भी मैं कर्म बांधती हूँ तो एक समय प्रबद्ध मैं कर्म परमाणु को ग्रहण करती हूँ। ओके, एक समय एक समय प्रबद्ध माने क्या होता है, एक समय में प्रकृष्ट रूप से बंधने वाले नंबर ऑफ परमाणु को मैंने क्या कहा, समय प्रबद्ध। माने प्रति समय में जो कर्म मैं ले रही हूँ, इनके अकाउंट में आ रहे हैं, उनको एक समय प्रबद्ध कहा। तो ये तो एक्चुअली अनंत में होता है, और अनंत में भी ये परमाणु सिर्फ कर्म में नहीं लेना, ये कर्म और नो कर्म दोनों में लेना। ओके, क्योंकि एक तो हमें जो अपना कारमान वर्गणा का अकाउंट चलता रहता है उसमें चले जाते हैं, माने कारमान वर्गणा टू कर्म, और दूसरा आहारक जिससे मेरा शरीर बनता है, उनका भी बंध हो ही रहा है, तो ये दोनों में लेंगे एक समय प्रबद्ध। हमने एक बार बहुत पहले देखा था, जब भी मैं, जहां पे जीव आता है तो तब बहुत सारा ग्रहण ही करता है,
क्योंकि वहां पे वो नवीन सारा तैयार कर रहा है, माने शरीर आदि सब संरचना तैयार हो रही है, तो ज्यादा ग्रहण होता है। दूसरे समय में क्या होता है, नो कर्म का खिरना चालू हो जाता है, माने आहार वर्गणा कुछ ग्रहण की कुछ छोड़ी, कुछ ग्रहण की कुछ छोड़ी, ऐसा दूसरे समय से चलता रहता है। लेकिन कर्म का कैसा है, वो ग्रहण करेंगे, मिनिमम अंतर्मुहूर्त तो रहेगा, और फिर उसके बाद में वो छोड़ेगा। तो ये कर्मों का और नो कर्मों का घटना बढ़ना चलता रहता है। और लास्ट के समय में जब हम आयु पूर्ण करते हैं तो मैक्सिमम सब खिरने के लेवल पे रहते हैं, क्योंकि शरीर तो हम छूट जाते हैं, तो आहार शरीर के जो परमाणु है वो सभी छूट जाते हैं, तो खिरना घटते क्रम में वो खिरते जाते हैं। ओके। हम्म। तो ये समय प्रबद्ध क्या है वो भी अभी देखने वाले हैं। यह एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा से कहा गया है। तो एक समय प्रबद्ध से कैसे कहा गया है, ये देखो, एक एग्जाम्पल लिया है। किसी ने ज्ञानावरण के कर्म ज्ञानावरण कर्म को 2 सागर का बांधना है। तो इतने निषेक कितने बनेंगे, तो देखो, अगर मैं कोई कर्म बांधती हूं तो नंबर ऑफ परमाणु जो ग्रहण करती हूँ उसका एक बंटवारा होता है, वो ऐसे ही नहीं कहीं पे जाते हैं। तो ये जो बंटवारा होता है, तो आबादा काल इज लॉक पीरियड रहता है, तो वहां पे निषेक रचना नहीं होती है, तब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आए है। लेकिन उसके बाद में वो आबादा काल के बाद का जो पहला समय है, वहां से मैक्सिमम टू लोएस्ट ऐसा ट्रायंगल में जो बनाया है ना, तो वैसे ही नंबर ऑफ परमाणु का अरेंजमेंट रहता है। मैंने 100 कर्म परमाणु बांधे, तो पहले 90, फिर 80, फिर 70, ऐसे करते आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज आ नहीं रही है, मुझे नहीं आ रही। आ नहीं रही। नहीं आ नहीं रही है अभी, नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ, ठीक, एक मिनट। हाँ, तो ये जो कर्म परमाणु है, मैं जब तक निकालती हूँ तब तक आपको बताती हूँ। तो ये जो कर्म परमाणु है, एक साथ बंधेंगे और उनका अलग 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 तरी से रचना होती है। कब कितने खिलेंगे, पहले समय में कौन से खिलेंगे, जब उदय आबादा खत्म हो जाएगा तो। ओके। ओके। नहीं,
ठीक है, ये आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया कि कर्म परमाणु जो भी एक समय प्रबद्ध, अगर आपके पास जैन सिद्धांत में प्रवेशिका रहेगी तो 280 वाला क्वेश्चन है जिसमें एक समय प्रबद्ध बताया है आपके पास में? हाँ दीदी। हाँ, एक समय में, तो एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उनको समय प्रबद्ध कहते हैं। हाँ, ये बनते हैं उसको कहते हैं। हाँ, या बंधन क्षति। है। अच्छा अच्छा। 9 कर्म और कर्म को हम ग्रहण कर रहे हैं, अभी ये ग्रहण करके हमें एक निषेक रचना बनानी है। देखो 280 एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उन्हें समय प्रबद्ध कहते हैं। ओके, अभी ये जो नीचे है गुणहानि आयाम, इसको हम एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ और फिर आपको ये शेड्यूल कैसे होता है ये क्लियर करती हूँ। पहले 275 वाला क्वेश्चन है, वहां लिखा है कि इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है। जो अविभागी प्रतिच्छेद में शक्ति के अविभागी अंश लिया है, तो यहाँ पे देखो कर्मों की अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति, माने यहाँ पे वो अनुभाग वाली शक्ति इष्ट है अविभाग प्रतिच्छेदों की। रस वाली जो रस देने वाले हैं, लता दारू अस्थि शैल रूप वाली। ओके, हाँ दीदी। हाँ, कहीं कहीं पे में अगुरु लघु गुण में अनंत शक्ति के अंश, ऐसा भी कथन आता है, तो वहां पे एक्चुअली शक्ति के अंश को गुण कहा जाता है। अनंत गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद, तो शक्ति के अंश को कहीं कहीं में गुण करके भी कहा जाता है, लेकिन हमें संदर्भ लगा के उनको अनुभाग शक्ति से लगाना चाहिए। ओके, तो अभी देखो ये समय प्रबंधक क्या है और क्या हम कैसे बंटवारा करने वाले हैं। मान लो कि एक ट्रेन जा रही है, पूना से बंबई जा रही है, तो पूना से बंबई जाने में अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो प्रति समय का उसका शेड्यूल पता रहता है। इतने समय में, हाँ ऊपर नीचे होता है जब भी होता है, लेकिन एक शेड्यूल फिक्स है। अगर मुझे दौड़ सेशन से एंट्री करनी है तो मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली कौन से टाइम पे मुझे क्या करना है, वहां पे पहुंचना है, ताकि मैं उस ट्रेन को पकड़ सकूं। तो ये जैसा शेड्यूल फिक्स है ना, व्हेन वेयर कैसे जाने वाली है, किस रूट से जाने वाली है, कौन से टाइम में पहुंचने वाली है, ये जैसा शेड्यूल फिक्स होता है, वैसा ही ये कर्म परमाणु जो हम बांधते हैं अभी आए ही है, इनका एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्थिति को लेके होता है। ओके, कितनी स्थिति बांधी है और कैसे परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ओके, तो अगर मान लो मैंने अभी 100 परमाणु ग्रहण किए, अभी सिर्फ आप इमेजिन करो, मैंने 100 परमाणु ग्रहण किए। अभी फर्स्ट समय में 100 है, दूसरे समय में उदय आने का, आबादा को छोड़ दो, अभी आबादा को गौण कर दो, जब भी उदय आएगा तो 100 परमाणु का जो है अभी जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूं, तो पहले 100, फिर 95, 90, 85, 80, 75, ऐसे 6 के रैक में मैंने डिवाइड किया। फिर 7 से 12 में 70, 68, 66, 64, 62, 60 ऐसे डिवाइड किया। फिर 58, 57, 56, 55, 54, 53 ऐसे डिवाइड किया। तो देखो आप अगर इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो स्टार्टिंग में 5-5 का डिफरेंस है। 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, ऐसा 5-5 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में जब कम हो जाता है तो 70, 68, 66, 64, तो 2 का ही डिफरेंस रह जाता है, और उसके बाद में एक एक का डिफरेंस रह जाता है। तो स्टार्टिंग में जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना,
तो मैक्सिमम टू मिनिमम होता है। स्टार्टिंग में ज्यादा परमाणु होते हैं और एंड में कम कम परमाणु होते जाते हैं। ओके, तो इनकी लंबाई क्या होती है, तो उसे आयाम कहते हैं। ओके, ये जो 6 रूल्स हम देखने वाले हैं, ये परमाणु को डिस्ट्रीब्यूशन करने के रूल्स देखने वाले। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है या कंफ्यूजन है? नहीं दीदी, हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखो, गुणित, जैसे मैंने 5 5 5 का पहले डिफरेंस किया, फिर 2 2 2 का किया, फिर 1 1 1 का किया ना, वैसे ही गुण हानि माने गुणाकार रूप से हीन द्रव्य परमाणु जिसमें पाए जाते हैं, पहले में 100, फिर उसमें 95, फिर 90, ऐसे कम 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 होके जा रहे हैं ना, इसको कहते हैं गुण हानि। तो यहाँ पे गुण हानि कितनी थी, तो 3 थी। अपने एग्जाम्पल में 100 से 75 तक 5 5 के ग्रुप में हुआ, फिर 70 से 60 तक 2 2 का डिफरेंस से हुआ, और 58 से 53 तक 1 का डिफरेंस हुआ। तो ये जो बंच ऑफ परमाणु जो कम कम हो रहे हैं, गुणित रूप से हीन हो रहे हैं, तो ये 3 गुण हानि तैयार हुई। ओके, हम एग्जाम्पल से देखने वाले हैं, इनका जो एग्जाम्पल है वो हम लेने वाले हैं। हाँ, तो लेकिन ये जो गुण हानि तैयार हुई, तो कितने स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप आ जाता है, ऐसा अगर हम पकड़ते हैं, तो पहला मैंने क्या कहा था, 100, फिर दूसरा 95, तीसरा 90, चौथा 85, पांचवा 80, छठवा 75। तो ये 6 के बाद में मेरा काउंट क्या होता है, 2 का काउंट बदल जाता है। तो ये जो 6 है, दैट इज स्टेज, आयाम। एक गुण हानि के समयों को जो 6 तक मेरा 5 का डिफरेंस है ना, तो 6 को लंबाई, उस गुण हानि की लंबाई कहेंगे, दैट इज गुण हानि आया। ओके, एक गुण हानि के समयों को गुण हानि आयाम कहते हैं। गुण हानि मैंने क्या कहा, गुणित प्रकार से कम कम होना। पहले मैंने 5 के डिफरेंस से कम 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 हो रहा था, तो कितनी देर तक हो रहा था, उतना देर अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो उसको कहा 6 समय हुए, तो ये 6 समय का गुण हानि आयाम क्रिएट हुआ। और ऐसे नेक्स्ट भी 6 ही समयों की नेक्स्ट गुण हानि, उसके बाद में 6 समय की गुण हानि, ऐसे गुणित रूप से जो हानि हो रही है वो गुण हानि, और उसकी लंबाई इस गुण हानि आयाम। ओके, ये क्लियर है गुण हानि आयाम? तो दीदी आयाम का मतलब ये हुआ ना, क्योंकि वो जितना गुणहानि का पीरियड लंबा 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 होता जाता है उसको आयाम कहेंगे। हमने हानि को क्या कहा था, गुणित रूप से कम करना। तो हाँ, जब भी 5 का मिनिमम करते जाते हैं, माने 5 हाँ, घटाते घटाते जा रहे हैं, तो हाँ, जब हाँ, 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, उतना ही हाँ, वो गुण हानि का आयाम रहेगा ना। जी, मतलब हाँ, हाँ, हो जाएगा तो वो कंसिडर नहीं रहेगा ना, जी, हाँ, हाँ, हाँ गुणहानि जी, बदल हाँ, जाएगी, वो हाँ, नेक्स्ट गुणहानि है। तो गुणहानि, नेक्स्ट हाँ, गुणहानि का आयाम वो जब तक 2 2 2 2 का डिफरेंस रहेगा वो रहेगा। वो रहेगा, हाँ जब जी, एक का रहेगा डिफरेंस, तो एक का जो जो डिफरेंस है वो उस गुणहानि का उस, अंतर है। हाँ, हाँ पहले तो जी, हम गुणहानि डिफाइन करनी है कि कितना डिफरेंस चल रहा है दोनों में, फिर उसके बाद में कि वो कितनी देर तक चल रही है, उसकी लंबाई कितनी है। तो गुणहानि और गुणहानि आयाम। ओके, फिर अभी इसी को अगर हम लेते हैं गुणहानि, नाना गुणहानि किसे कहते हैं, तो जो गुणहानियों का समूह है, जो अभी मैंने 3 गुणहानि बोली, तो ये 3 गुणहानि को नाना गुणहानि कहते हैं। ओके, ये ऐसी गुणहानि कितनी बनी, तो 3 बनी।
तो ये 3 को गुणहानी नाना गुणहानी कहेंगे। ओके, दीदी 3 कौन कौन सी बनी? एक तो गुणहानी, एक गुणहानी आयाम। 5 डिफरेंस की, 2 डिफरेंस की और 1 डिफरेंस की। अच्छा, ठीक। हाँ, तो 6 समयों की 1 गुणहानी जिसमें 5 का डिफरेंस है, फिर 6 समयों की गुणहानी जिसमें 2 का डिफरेंस है, और फिर 6 समयों की गुणहानी इनमें क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो ये जो 3 गुणहानी बनी, तो ये 3 जो है वो नाना गुणहानी है। अभी यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो लेने वाले हैं, क्योंकि वो ना बहुत बड़ी संख्या है, तो मैंने सोचा कि आपको पहले छोटा से मैं समझाऊंगी जो 100 का है, उसके बाद में हम उस एग्जाम्पल को लेंगे। उसके बाद में अन्योन्याभ्यस्त राशि, ये क्या है, क्या डिटेलिंग है, उसको छोड़ दो, सिर्फ उसका एग्जाम माने इक्वेशन क्या है इतना ही जान दो। 2 रेज टू नाना गुणहानी इज इक्वल टू अन्योन्याभ्यस्त राशि। क्या कहा मैंने? 2 संख्या के पावर में नाना गुणहानी जितनी है उसका संख्या लगाएंगे तो अन्योन्याभ्यस्त राशि आ जाती है। नाना गुणहानी की संख्या के बराबर 2 की संख्या रखकर उसका परस्पर गुणाकार करने में जो गुणफल आता प्राप्त होता है वो अन्योन्याभ्यस्त राशि है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, 2 रेज टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणा नाना गुणहानी कितनी है, 3 है, तो 2 रेज टू 3 माने क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 8 आ जाता है। ओके, तो अन्योन्याभ्यस्त राशि इज इक्वल टू 2 रेज टू नाना गुणहानी। यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, क्लियर है आपको? मैं सिर्फ इक्वेशन बता रही हूं आपको। फिर अभी हमें क्या करना है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य पहले निकालते हैं। लास्ट में हम कितना देने वाले हैं उसका द्रव्य हम पहले निकालेंगे, और फिर उसमें डबल डबल करते करते पीछे का द्रव्य आपको समझ में आएगा। तो मैं सिर्फ बता रही हूं, इतना ही सुनो, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अंतिम गुणहानि का द्रव्य माने जितने परमाणु आए थे, जैसे हमने 100 लिए थे, वो उसको माइनस करेंगे डिवाइड बाय अन्योन्याभ्यस्त राशि -1। ऐसा ये सूत्र है, सिर्फ इसको सूत्र जैसे लगा लो आप। ओके, ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य है। तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य जो अगर मुझे मिलता है तो उसके बाद में माने लास्ट का टेबल, अगर हम टेबल की फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 रो 3 हमने बनाई है, तो मुझे अगर लास्ट रो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, तीसरी गुणहानि है, गुणहानि का जो द्रव्य अगर मुझे मिलता है जो कि एक्स अमाउंट है, तो इसके डबल इसका है, इसके डबल इसका है, ऐसा लगाते हैं। ओके, तो अगर ये 100 है तो ये 200 है, और ये कितना है, 400 है, ऐसा डबल डबल होते होते रहता है। और फिर इसको हम अभी अपने इसमें 6 समयों में 100 को डिवाइड करेंगे, अगर 100 आता है तो एग्जाम्पल में ले लिया। ओके, तो हमने क्या क्या किया अभी तक? पहले तो हमने क्या किया, पहले गुणहानि डिसाइड की, फिर गुणहानि का आयाम डिसाइड किया, फिर ऐसे कितनी गुणहानि है इसको नाना गुणहानि कहा। नाना गुणहानि में जब भी पता चला, फिर एक सूत्र से अन्योन्याभ्यस्त राशि निकाली। अन्योन्याभ्यस्त राशि निकालने के बाद में हम जो लास्ट की गुणहानि का द्रव्य है उसको हमने लिया कि उसमें कितने परमाणु है, वो कैलकुलेट होने के बाद उसके पहली की उसके डबल है, उसके पहले की उसके डबल है, ऐसा हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके,
इतना हम आए हैं। मुझे पता है आपको थोड़ा टफ जाता है, लेकिन अभी हम समझेंगे ऐसे। दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज गई है दीदी। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। रीस्टार्ट हो रहा है शायद से वो जूम, आई डोंट नो। ठीक है, तो हमने जितना भी देखा उसका यहाँ पे हम जो राशियां देख रहे हैं वो हम सिर्फ एक बार देखते हैं। कर्म स्थिति रचना जानने के लिए 6 राशियां जो मैंने कल कही थी। द्रव्य, जो कर्म परिणमित पुद्गल द्रव्य का प्रमाण है, जो माने द्रव्य राशि आती है, जितने परमाणु मैं प्रति समय इकट्ठा करती हूँ, लेती हूँ, उन्हें समय प्रबत्त कहते हैं। और उसका द्रव्य कितना है, तो 2 इससे बताया जाता है। एक तो अभव्य जीव राशि इतना, अ, आवाज नहीं आ रहे दीदी। आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है, आवाज अभी ही आ नहीं। रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, अभी सामने बीच आपको में। स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, उसमें जो पहला द्रव्य लिखा है, जो द्रव्य है वो जितने सारे परमाणु में ग्रहण करती हूँ, वो कितने परमाणु होते हैं, तो उसकी संख्या 2 टाइप से बताई जाती है। एक तो अभव्य जीव राशि के अनंत गुणा, या दूसरा सिद्ध राशि से अनंतवे भाग प्रमाण। इतने परमाणु में प्रति समय बंध करती हूँ, उनका प्रति समय आते हैं मुझ में। ओके, हाँ फिर ये जो आते हैं तो उनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक की स्थिति के हिसाब से। तो स्थिति आयाम जो हमने गुणहानि आयाम देखा था, वही स्थिति आयाम क्या है कि एक समय में बद्ध कर्म की स्थिति के प्रमाण स्थिति आयाम कहलाता है। जैसे मिथ्यात्व कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंधा, तो समय प्रबद्ध की स्थिति आयाम 70 कोड़ा कुड़ी सागर बन गए। माने उतना देर तक वो क्या हो गया, स्ट्रेच लॉन्ग, वो परमाणु स्ट्रेच हो गए, उसकी लंबाई उतनी हो गई, उतनी स्थिति में वो सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, गुणहानि क्या है, गुणाकार। अभी जो हम उसकी स्थिति तो पता चल गई इतने हैं, लेकिन अभी जो इतने अनंत आए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ना, तो पहले में कितना जाएगा, दूसरे समय में कितना जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन करते हैं, तो कुछ कुछ गुणाकार रूप से हीन हीन होना है। तो पहले लॉट में जहां पे कुछ समय है, जिसको हमने आयाम कहा था, उनमें डिफरेंस समान रहता है। जो डिफरेंस है उसको मैंने जितने जो डिफरेंस आया है वो कितने देर तक है, उसको हमने गुणहानि के निषेकों की संख्या का आयाम कहा। गुणहानि में कितने समय है जिनमें डिफरेंस सेम आ रहा है, फिर उसके बाद में डिफरेंस कम हो रहा है, तो उसका एक अलग गुणहानि कहा जाएगा।
ऐसे गुणहानियां तैयार हो जाती है। मैंने बहुत सारे परमाणु दे दिए, फिर उसके बाद में उससे कम, लेकिन वो जो कम कम का लेवल है वो एक निश्चित रूप का है। फिर उसके बाद में इतने सारे एक साथ तो नहीं जा सकते, फिर हमें घटते क्रम से देना है, तो उसका जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। जहां पे वो कम हो जाता है वहां से दूसरी गुणहानि स्टार्ट हो जाती है, उसका एक आयाम अलग निकलता है। ओके, ऐसी कितनी गुणहानियां टोटल पाई जाती है, उसे नाना गुणहानि कहा। ओके, फिर जो गुणहानि का आयाम कहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में 6 समय में 5 से घटता था, उसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो वो निशे का हार कहा जाएगा। ये सिर्फ आप इक्वेशन के रूप में ले लो, हम जो देखने वाले हैं वो ऐसा देखने वाले हैं। ये हमने देखो अभी जो आपके बुक में जो एग्जाम्पल आया है वो सेम यहाँ पे बताया गया है। द्रव्य कितना है, तो मैंने परमाणु कितने ग्रहण किए, एग्जाम्पल में 6300 परमाणु ग्रहण किए। तो ये जो 6300 परमाणु ग्रहण किए, लेकिन उसकी स्थिति कितनी है, तो स्थिति डिवाइड बाय गुणहानि, माने ये जो 48 आया, ये 48 कैसे आया, तो ये हमने स्थिति बांधी है उतनी, तो 48 समय तक ये स्थिति है उसकी। ऐसा हम बांधते टाइम में आते हैं ना, प्रदेश बंध स्थिति बंध, याद है क्या? तो ये दो जो है वो प्री डिफाइंड है, आए हुए हैं, इनपुट्स है। ओके, मैं 6300 परमाणु को ग्रहण किया और 48 समय तक मेरी उसकी स्थिति है। तो अभी मुझे बाकी के चीजें निकालनी है। तो गुणहानि आयाम इज इक्वल टू स्थिति डिवाइड बाय गुणहानि। तो मैंने क्या किया, मैं पहले तो ये आपको समझ में आ रहा है, द्रव्य और स्थिति? हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ, फिर यहाँ पे नाना गुणहानि को अगर हम पहले डिफाइन करते हैं, तो नाना गुणहानि इज इक्वल टू स्थिति डिवाइड बाय गुणहानि आयाम। गुणहानि आयाम हमारा 8 है, तो 6 गुणहानि बनेगी और 8 समय की एक गुणहानि बनेगी। तो ये जो 6 गुणहानि बनेगी वो अभी जो हमारे एग्जाम्पल में था, तो 8 समय तक एक डिफरेंस से उनका द्रव्य कम कम होता जाएगा। फिर उसके बाद में वो जो सब्सट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो उससे कम हो जाएगा। जैसे पहले 5 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, वैसे ये घटते क्रम से वो कम कम होता जाएगा। ओके, शेखाहार इज इक्वल टू 8, जो नाना गुणहानि डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कहा था वो 16 आया, और अन्योन्याभ्यस्त राशि माने 2 रेज टू नाना गुणहानि जो 6 है विच इज इक्वल टू 64 आया। ये हमने इक्वेशन लगा के कुछ वैल्यू निकाले हैं। ओके, अभी एक्चुअली में अगर आपको मैं उसका ये बताऊंगी, यहाँ पे वो शायद टेबल है, ये हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, निषेकाहार क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन एक टेबल आता है जिससे हमें ये पता चल जाता है। हाँ देखो, समय प्रबद्ध 6300 परमाणु को मैंने ले लिया, स्थिति 48 समय की है, गुणहानि आयाम 8 का है, नाना गुणहानि स्थिति डिवाइड बाय गुणहानि आयाम 48 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 6 आया। अन्योन्याभ्यस्त राशि 2 रेज टू नाना गुणहानि विच इज इक्वल टू 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू 64 आया, और 2 मल्टीप्लाई बाय गुणहानि आयाम 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16 आया। ये हमने इक्वेशन से डिराइव किए हुए वैल्यू है। अब इसको करना क्या है, तो देखो मैंने क्या कहा था, अंतिम गुणहानि का द्रव्य जो होता है वो समय प्रबद्ध डिवाइड बाय अन्योन्याभ्यस्त राशि -1 होता है। तो हमारे इसमें 6300 डिवाइड बाय 64 - 1 दैट इज 63 विच इज इक्वल टू 100।
तो मेरी पांचवी गुणहानि का नहीं छठवीं गुणहानि का जो भी द्रव्य रहेगा वो क्या रहेगा, 100 रहेगा। पांचवी गुणहानि का उससे डबल, चौथी गुणहानि का उससे डबल, तीसरी डबल। आवाज चली गई। नहीं आ रही ना आवाज? नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी, मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। आई एम नॉट ये, लेकिन इसी को हम शायद से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम बता के छोड़ रही हूँ, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत ही डिफिकल्ट है और बिल्कुल समझने के लिए बहुत ही नहीं हो रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। तो अभी जो हमने इक्वेशन लगाए ना, उसमें हमने यहाँ तक आए हैं। मैं एक डायग्राम सिर्फ आपको दिखा देती हूँ। आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, किसी का आवाज आ रहा है। देखिए इतना हमने किया है अभी तक। हम जो अभी ये ट्रायंगल पता है आपको, प्रत्येक समय के 8 समय है, जहां जहां पे आड़ी लाइन है ना वो 8 समय है। ऐसी 6 गुणहानि हमने क्रिएट की है और हमने द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो 6300 परमाणु थे उनको मैंने पहले गुणहानि में 3200, फिर 1600, फिर 800, फिर 400, फिर 200 और 100, ऐसा मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल बनाया है। ये एक्चुअली परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम कल जो देखने वाले हैं, तो ये जो 3200 है ये 8 समयों के हैं। तो ये 8 समय में भी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्लिष्ट मत करना, कुछ कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं, जैसे ट्रेन समय पे यहाँ से यहाँ जाती है, कितने रफ्तार से जाती है, कहाँ तक पहुंच जाती है, सिर्फ ऐसा ही यहाँ पे फॉर्मूला है। कुछ कुछ फॉर्मूले के नाम या ये आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद करना है अभी क्या 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 है। और कल हम इसको अच्छी तरह से डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो आपको पहला जो रिवाइज मैंने जो पहले फॉर्मूले 6 बताए उसको फिर से एक बार लूंगी तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही लेना है, मैंने जो परमाणु ग्रहण किए उसकी एक स्थिति बांधी थी, तो इन परमाणु को हर जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ताकि जब मैं उसका उदय आएगा तो वो उतने चले जाएंगे ना। हमें निर्जरा भी तो करनी है, तो कितने चले जाएंगे उसका भी एक प्रमाण होता है। तो ये हम प्रमाण अभी देख रहे हैं, इसको निषेक रचना कहते हैं। हर बार ये इसी लेवल से बनते हैं और उसी लेवल से घटते घटते प्रमाण से उनका रचना बनती रहती है। ओके ओके। क्लियर है? दीदी आप इसको शेयर कर देना, समय मैं पर्वत का बंटवारा। हाँ नहीं, अभी ना मैं कल आपको सेशन लूंगी और फिर इसमें से जितनी सारी स्लाइड हम यूज कर रहे हैं वो सब मैं क्या करूंगी, आपको क्लिक करके शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऐसी है जो आपको नहीं यूज होने वाली। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें सिर्फ ये टेबल लगने वाला है, दैट्स इट। तो ये टेबल को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको इजीली पकड़ में आ जाएगा। ओके अभी हम यही करते हैं, कल इसी टेबल से हम एक्चुअली में देखेंगे हम कैसे कैसे आगे बढ़े और फिर वो 6 राशियां देखेंगे। ओके ओके।
निज निधि निज में बताए। ये बताइए वह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है।